डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेरिंग को माउंट कैसे किया जाता है, बेरिंग को उसकी जगह से रिमूव कैसे किया जाता है, इनके बारे में जानकारी हासिल की थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुलर्स देखे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुलिंग प्लेट्स देखी थी। इसके बाद जो हम लोगों को देखना है ये है बेरिंग को जब भी कभी लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है या कंटिन्यूसली वर्क करने के बाद बेरिंग जो है ये अपने लुब्रिकेंट्स को खो देती है, तो उनकी जगह पे अगर हम लोगों ने सही तरीके से दूसरा लुब्रिकेंट इस्तेमाल ना किया तो क्या हो सकता है। तो बेयरिंग जो है ये बेयरिंग डैमेज हो सकते हैं, चाहे वो आपकी फ्रिक्शनल बेयरिंग हो या चाहे वो आपकी बॉल बेयरिंग हो। तो ये जो बेयरिंग्स है, इन बेयरिंग्स को खराब होने की स्थिति में उनको जिस मेथड के ज़रिए दोबारा वर्किंग करने लायक बनाया जाता है उस मेथड को क्या कहा जाता है, रीफिलिंग मेथड। इसी रीफिलिंग मेथड के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं रीफिलिंग मेथड ऑफ बेरिंग। बेरिंग को किस तरीके से रीफिलिंग किया जाता है जिसकी वजह से बेरिंग दोबारा इस्तेमाल में आ सकती है। उसमें से पहला जो मेथड है या ये एक स्टेप में की जाती है, बेरिंग की जो रिफिलिंग होती है वो एक स्टेप में की जाती है। उसमें से पहली स्टेप कौन सी है, तो रिमूविंग ऑफ ओल्ड बर्न आउट लाइंस। मतलब ये क्या है, जो पुरानी लाइन है उन लाइंस को साफ करना। तो व्हाइट मेटल या फिर बेबिट मेटल जो बेरिंग के मेटल्स है, इनकी पुरानी जो इस्तेमाल हुई लाइनिंग है उस लाइनिंग को क्या किया जाता है, इस मेथड में साफ किया जाता है। और साफ करने के लिए उस बेयरिंग को गर्म किया जाता है, फिर उसे एक अच्छे साफ सुथरे कपड़े के द्वारा साफ कर लिया जाता है। सेकंड स्टेप जो है उसे कहा जाता है डीग्रीसिंग मेथड। डीग्रीसिंग मेथड मतलब क्या है, तो ग्रीस निकालना या ग्रीस साफ करना, उसी को डीग्रीसिंग मेथड कहा जाता है। बेयरिंग में ग्रीस को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए उसे कास्टिक सोडा जो होता है, उस कास्टिक सोडा का जो मिश्रण बनाया हुआ रहता है या जिसको हम लोग घोल बोलते हैं, उसमें डालकर उस मिश्रण को उबालते हैं। उबालने के बाद उसको पानी से या साफ पानी से धो लिया जाता है, जिसकी वजह से ग्रीस जो है ये ग्रीस उस जगह से निकल जाता है मोस्ट ऑफ ऑल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीग्रीसिंग कहते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है उसको कहा जाता है पिकलिंग मेथड। पिकलिंग मेथड के बारे में हम लोगों ने हीट ट्रीटमेंट में सीखा था, वैसे ये पिकलिंग मेथड है कि क्लीनिंग मेथड। पिकलिंग मेथड का जो यूज है, बेयरिंग की सरफेस को रफ बनाने के लिए किया जाता है। रफ मतलब खुरदुरी। इस प्रकार के लिए 15% 15% सल्फ्यूरिक एसिड का जो मिश्रण है, ये मिश्रण बेयरिंग की सरफेस पर 4 to 5 मिनट्स तक क्या करते हैं, लगा के रखते हैं। इससे फिर साफ कपड़े से साफ करके पानी से धो लेते हैं। मतलब क्या है, वहां पे दोबारा बेरिंग के ऊपर या उस सरफेस के ऊपर किसी भी एसिड का असर ना हो या एसिड ना रह पाए, इसके लिए उसको क्या किया जाता है, पहले साफ करते फिर पानी से धोते हैं। उसके बाद जो फोर्थ मेथड है या स्टेप है उसको कहा जाता है टिनिंग। टिनिंग यह मेथड है, यहाँ पे पिकलिंग करने के बाद की जाने वाली ये मेथड है। टिनिंग मेथड में बियरिंग की जो सरफेस है उन सरफेस पर तीन ये मेटल जो है उस तीन मेटल की लेयर लगाई जाती है। मतलब लेयर का मतलब क्या है, परत, एक लेयर लगाई जाती है, आवरण जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ये लेयर लगाई जाती है जिसके वजह से मेटल सरफेस के साथ में
अच्छी तरीके से चिपक जाती है। तो अगर रफ नहीं होगा तो मेटल बैठेगा नहीं, ग्रीस नहीं निकला रहेगा, ऑयल नहीं निकला रहेगा, कैविटीज रहेगी, तो कैसे मेटल बैठेगा? कोई भी पिघला हुआ मेटल बैठने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? इन प्रोसेस से गुजारते हैं। और फिर क्या करते हैं? टीनिंग मेथड करते हैं। टीनिंग मेथड में क्या होता है? पिघला हुआ जो टीन है ये क्या करते हैं? बेरिंग के सरफेस के ऊपर उसका लेप जो है ये लेप लगाते हैं, मतलब लेयर लगाते हैं। और ये सभी करने की वजह से 1 to 3rd स्टेप की वजह से क्या होता है? धातु जो है, पिघला हुआ मेटल जो है, ये उस बेरिंग की सरफेस के साथ में अच्छी तरीके से क्या है? स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है या बैठ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो उसे है उसे कहा जाता है सेटिंग या फिर क्लैंपिंग। बेयरिंग में मेल्ट हुई जो मेटल है वो मेटल डालना, उसी को सेटिंग या फिर क्लैंपिंग कहलाते हैं। सो क्लैंपिंग करते समय बेयरिंग के मिडल में एक कोर ब्लॉक रखा जाता है। कोर ब्लॉक रखा जाता है। कोर मतलब जिसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं है, ऐसा कोर ब्लॉक जो है वो कोर ब्लॉक रखा जाता है या रख देना जरूरी होता है। कोर ब्लॉक का जो शेप है, ये कोर ब्लॉक का जो शेप है मतलब एक शाफ्ट के जैसा या शाफ्ट के आकार का, उसे कोर ब्लॉक कहते हैं। जहां पे शाफ्ट बैठा है वहीं पे उसको बिठाते हैं। और ये जो कोर ब्लॉक होता है सिलेंड्रिकल शेप में होता है, जो कि शाफ्ट जहां पे बेरिंग में बैठता है उस जगह पे उसको बिठाया जाता है, लेकिन शाफ्ट के डायमीटर से ये थोड़ा सा साइज में कम होता है या कम रखा जाता है। और फिर क्या करते हैं? उसको वहां पे सेट करते हैं, मतलब उस तरीके से उसको बनाते हैं। ओके। उसके बाद नंबर 6 पे क्या है? मेल्टिंग मेटल। सो मेल्टिंग ऑफ मेटल मतलब क्या है? धातु को पिघलाना। धातु को पिघलाया जाता है 6 नंबर वाले स्टेप में। यहाँ पे क्या होता है? सो बेरिंग में जो मेटल हम लोग फिल करने वाले हैं उस मेटल को, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब जहाँ पे वो पतली हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, वो मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक टेम्परेचर पर हम लोग क्या करते हैं? उस मेल्टिंग मेटल को गर्म करते हैं। मतलब कुछ समय तक वो पिघला ही रहे, इसके लिए वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक टेम्परेचर पर हम लोग क्या करते हैं? उसको गर्म करते हैं। नंबर 7 में क्या होता है? फिलिंग ऑफ मेटल। अभी हम लोगों ने मेटल को गर्म कर लिया, पिघला दिया, और उसके जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर में। नेक्स्ट क्या है? तो फिलिंग ऑफ मेटल, धातु को भरना, मेटल को भर देना। कौन से मेटल को? जो पिघला हुआ है उसको। सो जो मेटल या जो मटेरियल पिघलाया जाता है उस पिघले हुए मटेरियल को क्या करते हैं? जो बेरिंग है उस बेरिंग के अंदर डालने का काम किया जाता है, भरने का काम किया जाता है। वो पिघला हुआ जो मेटल है वो बेरिंग के अंदर भरा जाता है। ये भरने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? मशीनिंग और स्क्रैपिंग की। सो बेयरिंग में मेटल पूरी तरीके से भर जाने के बाद क्या होता है? जो रिक्वायर्ड फिट बेरिंग की है वो रिक्वायर्ड फिट पाने के लिए क्या किया जाता है? उस बेरिंग के ऊपर मशीनिंग और स्क्रैपिंग ऑपरेशन जो है या फिर होनिंग ऑपरेशन जो है, ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं उसकी सरफेस फिनिश को बढ़ाने के लिए। तो ये कौन से बेरिंग के साथ में होता है? ये जो मेथड्स है ये मोस्ट ऑफ ऑल जो फ्रिक्शनल बेरिंग है, ये फ्रिक्शनल बेरिंग के साथ में की जाने वाली रिफिलिंग मेथड है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि उन बेरिंग्स का जो कांटेक्ट होता है डायरेक्टली हब और शाफ्ट के साथ में होता है, तो उनके अंदर फ्रिक्शन होने की वजह से ये बेरिंग जो है ये कंटिन्यूसली खराब होते हैं। सो ऐसे सिचुएशन में एक तो आपको बेरिंग का स्टॉक करके रखना पड़ेगा, या फिर अगर वो बेरिंग का मटेरियल महंगा है, बेरिंग महंगे हैं, तो उसको रिफिलिंग करने की मेथड आपको पता होनी चाहिए। सो मोस्टली फ्रिक्शनल बेरिंग के लिए ये रिफिलिंग ऑफ द बेरिंग मेथड जो है ये इस्तेमाल में लाई जाती है। सो ये बेरिंग जो है, इन बेरिंग की केयर करना भी उतनी ही ज़रूरी होती है। अगर केयर ना की जाए तो क्या होगा? बेरिंग जो है ये खराब हो सकती है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को देखना है बेरिंग की केयर किस तरीके से की जाती है, क्या बातों का ध्यान रखा जाता है जिसकी वजह से बेरिंग अच्छी तरीके से वर्क कर सके। सो बेयरिंग का यूज करते समय ये ध्यान में रखना है कि उसको धूल और मिट्टी जो है उससे हम लोगों को
सेफ रखना है, धूल मिट्टी बेरिंग के अंदर नहीं जानी चाहिए। तो इसीलिए डस्ट कवर जो होता है बेरिंग का, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, या जो इस बेरिंग के साथ में डस्ट कवर इस्तेमाल में आते हैं या लगे हुए आते हैं, उन कवर्स वाली बेरिंग का इस्तेमाल करने में हम लोगों को क्या करना चाहिए, पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसके बाद सेकंड बात अगर हम लोग करेंगे, दूसरी बात करेंगे, तो बेरिंग को हमेशा रिक्वायर्ड जो टूल्स होते हैं उन टूल्स के द्वारा ही हम लोगों को उसको लॉक करना चाहिए, मतलब उसकी असेंबली करनी चाहिए और डिसमेंटलिंग करनी चाहिए। मतलब बेरिंग की असेंबलिंग और डिसमेंटलिंग जो है वो दिए गए टूल के द्वारा ही करनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड टूल्स है फॉर द बेरिंग डिसमेंटलिंग उनका ही इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि पुलर्स हो गए, पुलिंग प्लेट्स हो गई, उसका। नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें तो बेयरिंग में समय समय पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, पर्टिकुलर समय के बाद लुब्रिकेशन हमेशा होना चाहिए, जिसकी वजह से बेरिंग की लाइफ जो है वो भी बढ़ती रहेगी। बेरिंग फ्रिक्शन की वजह से जो बेरिंग खराब होती है वो होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, ये बेरिंग को हमेशा ऑयल जो है ऑयल के द्वारा ही गर्म करना चाहिए। बेरिंग के साथ में कोई भी आपको ऑपरेशन करना है, प्रोसेस परफॉर्म करनी है, तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि बेरिंग को हमेशा ऑयल के थ्रू ही हीटिंग करनी जरूरी है। बेरिंग में कभी कभी डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं करना है, इसके लिए आपको सॉफ्ट मेटल जैसे कि लकड़ी के ब्लॉक या फिर ब्रॉन्ज के ब्लॉक जो है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। मोस्ट ऑफ ऑल एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग के बारे में भी यही चीज लागू होती है, सभी बेरिंग के लिए ये पॉइंट जो है ये लागू होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने किस तरीके से बेरिंग का इस्तेमाल करते समय केयर और मेंटेनेंस रखना है ये ध्यान में रख लिया, उसके कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने समझ लिए। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है ये है बेरिंग मेटल्स के बारे में। मैंने पहले ही बोला इस्तेमाल के ऊपर से, बेरिंग कहाँ पे इस्तेमाल में लाई जाने वाली है, उसका क्या पर्पज है, मशीन के पार्ट्स की मूवमेंट किस तरीके से, कौन से फोर्स वहां पे बेरिंग के ऊपर अप्लाई होने वाले हैं, इसके हिसाब से बेरिंग के मेटल जो है ये बेरिंग के मेटल्स सिलेक्ट किए जाते हैं। तो अभी हम लोग इसमें बेरिंग के मेटल्स के बारे में जानकारी लेंगे। बेयरिंग मशीन का ऐसा एक पार्ट है जो मशीन की गति में घूमने वाले या स्पीड में घूमने वाले जो भी पार्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट देने का काम करता है। पावर ट्रांसमिशन में सबसे ज़्यादा बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी वजह से मशीन के पार्ट्स के अंदर की फ्रिक्शन को भी रिड्यूस किया जाता है इस्तेमाल करके बेरिंग का। सो ये सपोर्ट के साथ में मशीन के पार्ट्स को फ्रीली घूमने में मदद करता है। बेरिंग जो है ये अलग अलग मेटल से बनाई जाती है या वो बनी हुई रहती है, जिनमें कुछ मेन मेटल्स है जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेनी है, जैसे कि कास्ट आयरन, व्हाइट मेटल, एल्यूमिनियम अलॉय, कैडमियम बेस्ड अलॉय, ब्रॉन्ज, ब्रास, गन मेटल, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, मैग्नीज ब्रॉन्ज, सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेयरिंग्स मटेरियल, उसके बाद में नॉन मेटेलिक बेयरिंग मटेरियल, स्टील अलॉयज। ये कुछ मेन बेयरिंग मटेरियल्स है जिनके थ्रू हम लोग या जिनके थ्रू बनाई गई बेरिंग का इंडस्ट्री में इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। उसमें से पहला हम लोग देखने वाले कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का यूज उन बेरिंग्स के लिए किया जाता है जो कि कम स्पीड और हेवी लोड के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हो, जैसे कि सॉलिड बेरिंग, फ्लैट बेरिंग, वी बेरिंग या फिर पिवोट बेरिंग। ऐसी जगहों पे कास्ट आयरन से बनी हुई बेरिंग इस्तेमाल में लाई जाती है। उसके बाद है व्हाइट मेटल। व्हाइट मेटल टीन और लीड, इनके द्वारा ये मटेरियल जो है ये टीन और लीड के द्वारा ये मटेरियल बना हुआ रहता है। जिसके अंदर टीन की मात्रा अधिक है उस कॉम्बिनेशन वाले मेटल को बेबिट मेटल कहा जाता है। मतलब टीन और लीड से बनता है, लेकिन जिसके अंदर टीन का परसेंटेज ज्यादा है उसे क्या कहा जाता है, बेबिट मेटल कहते हैं, व्हाइट मेटल या बेबिट मेटल। ये टीन, कॉपर और एंटीमनी, इनका क्या है,
एक अलॉय मटेरियल है। मतलब क्या है, ये टीन, कॉपर, एंटीमनी, इनका हम लोग बोल सकते हैं मिश्र धातु है। इसमें इन धातुओं को अगर हम लोग सीक्वेंस के हिसाब से कहें तो 93% जो है ये क्या होता है, टीन होता है, 3.5% कॉपर होता है, 3.5% एंटीमनी होता है। इनके रेशो में बनाया हुआ रहता है। ये एक सबसे ज़्यादा हार्डर मटेरियल है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये भी कैसा है, कम है। शेल बेयरिंग जो है, उस शेल बेयरिंग की लाइनिंग करने के लिए इस मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। अभी लाइनिंग क्या है वो हम लोगों ने देख लिया। सो लाइनिंग करने के लिए व्हाइट मेटल वहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मेल्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका गलनांक कैसा है या मेल्टिंग का पॉइंट कैसा है, निचला है, कम है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है ये क्या है, तो एल्यूमिनियम अलॉय। डायरेक्ट एल्यूमिनियम का बेरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो एल्यूमिनियम के जो अलॉयज है उनका इस्तेमाल करते हैं। सो एल्यूमिनियम के जो मिश्र धातु है या अलॉयज मेटल है, उनके अंदर 20 से 30% क्या होता है, टीन होता है। इसके साथ में ही 3% कॉपर होता है। ये अलॉय मेटल सबसे ज्यादा हाई थर्मल कैपेसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब उच्च उष्मा चालकता, मतलब क्या है, उष्णता, हायर टेम्परेचर को कैरी करने की जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी वाली मेटल है। इस मेटल का यूज हेवी लोड जहां पे वर्क कर रहा है, ऐसी जगहों पे जो बेरिंग इस्तेमाल में लाई जाती है, उनको बनाने के लिए इन एल्यूमिनियम अलॉयज मेटल का या अलॉय मेटल से बनी हुई बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है उसे कहा जाता है कैडमियम कैडमियम बेस्ड अलॉयज। कैडमियम इन मिश्र धातु में, अगर हम लोग बात करेंगे कि इस मिश्र धातु में मतलब अलॉय मेटल्स में निकेल, कॉपर, सिल्वर, इनकी जो परसेंटेज होती है ये सूक्ष्म होती है, थोड़ी सी होती है। सो ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है सो ये जो मेटल है कैडमियम बेस्ड अलॉय, ये इसके अंदर फैटिक जो होते हैं, फैटिक क्वालिटी मतलब क्या है, वेयर रेजिस्टेंस या फिर प्रेशर रेजिस्टेंस, एफर्ट डालने की जो क्षमता होती है, ये कैसे होती है, हायर होती है। हायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब उच्च प्रतिरोधी, ऐसी उसकी क्षमता होती है। और अगर हम लोग बात करें तो इसकी करोजन रेजिस्टेंस पावर जो होती है ये बहुत ही कम होती है। सो इस मेटल के जरिए बने हुए जो बेरिंग है उनको जहां पे हाई टेम्परेचर और हेवी लोड्स वर्क कर रहे हैं उन जगहों पे इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद जो हम लोगों को देखना है वो है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज ये जो मेटल है ये टीन, कॉपर, लीड, इनका अलॉय मेटल है, मिश्र धातु है। इसमें 10% टीन होता है, 88% कॉपर होता है और 2% लीड होता है। ब्रॉन्ज का यूज सबसे हेवी और हाई स्पीड में जहां पे वर्क हो रहा है उन जगहों पे इस्तेमाल किए जाने वाली जो बेरिंग्स है उनको बनाने के लिए किया जाता है। मतलब ही इसके
थ्रू बनी हुई बेरिंग्स कहाँ पे इस्तेमाल में लाई जाती है? सबसे हेवी मतलब हायर लोड और हायर स्पीड जहां पे रिक्वायर्ड है उन जगहों पे ब्रॉन्ज से बनी हुई बेरिंग जो है ये इस्तेमाल में लाई जाती है। नेक्स्ट जो है ये है ब्रास। ब्रास जिंक और कॉपर इनका अलाइ मेटल है, जिसमें जिंक और कॉपर जो है अप्रोक्सीमेटली रेशो में 70% और 30% में होता है। ब्रास का मतलब पीतल का जो यूज है जर्नल बेरिंग, इसके अलावा बुश बेरिंग, बुश स्प्लिट बेरिंग उनको बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो है यह है गन मेटल। बेयरिंग के निर्माण के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए गन मेटल जो है ये भी इस्तेमाल में लाया जाता है। ये कॉपर, जिंक, टिन इनका अलॉय मेटल है। ये ब्रास के कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें तो हार्डर होता है, मतलब ब्रास से भी ज्यादा हार्डर गन मेटल होता है। इस पर पानी या एटमॉस्फेरिक जो हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी मतलब जो वातावरण में नमी होती है उसका कोई भी असर नहीं होता है, या असर अगर है तो भी वो कम होता है, ना के बराबर होता है। उन जगहों पे इससे बनी हुई जो बेरिंग्स है वो इस्तेमाल में लाई जाती है। जहाँ पे आपको पानी में इस्तेमाल करना है या जहाँ पे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नमी है, ह्यूमिडिटी है, उन जगहों पे गन मेटल से बनी हुई बेरिंग जो है वो इस्तेमाल में लाई जाती है या इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यह है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। फॉस्फोरस ब्रॉन्ज जनरल वर्क में इस्तेमाल किए जाने वाले जो बेरिंग है उनको बनाने के लिए फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता है। ये साधारणतः ब्रॉन्ज जो होता है उस ब्रॉन्ज की कंपैरिजन में हार्डर होता है। ये रस्ट, करोजन और हम लोग बोलते हैं कि सॉल्ट जो है उस सॉल्ट को भी क्या करता है, या सॉल्ट के जो मिश्रण होते हैं उसके कांटेक्ट में आने के बाद या उसका कांटेक्ट का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, ये उनका प्रतिरोधी होता है। मतलब क्या है, इस मेटल को ना ही रस्ट हो सकता है, मतलब ना ही वो रस्टिंग हो सकता है, कोरोजन हो सकता है, ना ही उसका स्केलिंग हो सकता है। इसके अलावा अगर नमक के पानी में भी इससे बनी हुई बेरिंग्स को अगर हम लोग इस्तेमाल में लाएंगे तो भी उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, वो उसके साथ में कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, वो न्यूट्रल रहता है। इस तरीके का ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज मेटल है। तो जहाँ पे ऐसे चीज़ों में मशीन्स को काम करना है इन कंडीशंस में, उन जगहों पे फास्फोरस ब्रॉन्ज वाले बेरिंग जो है ये बेरिंग्स इस्तेमाल में लाई जाती है। फिर है मैग्नीज ब्रॉन्ज। हेवी लोड, मीडियम स्पीड जहाँ पे है ऐसी जगहों पे मैग्नीज ब्रॉन्ज से बनी हुई बेरिंग जो है ये इस्तेमाल में लाई जाती है। ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की कंपैरिजन में हार्डर होता है, मजबूत होता है। इस पर कोरोजन का कोई भी असर नहीं होता। नेक्स्ट जो है यह है सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेरिंग्स। ये बेरिंग छोटे छोटे बुशेस के रूप में बनाए जाते हैं। इन बेरिंग को बनाने के लिए मुख्यतः कॉपर, टीन, जिंक या ग्राफाइट इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इन बेरिंग के जो होल होते हैं, छिद्र होते हैं, उनमें तेल भर दिया जाता है, ऑयल भरा जाता है, जिससे इन बेरिंग में लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लुब्रिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट जो है यह है नॉन मेटेलिक बेरिंग्स। इन बेरिंग को बनाने के लिए
वुड मतलब लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, इनका यूज किया जाता है। ये बेयरिंग हल्के लोड मतलब लाइट लोड और लाइट स्पीड में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जहाँ पे लाइट लोड है, कम गति की रिक्वायरमेंट है, मतलब कम स्पीड में पार्ट्स को चलाना है, ऐसी जगहों पे इन नॉन मेटेलिक बेरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर है स्टील के अलॉयज, उनसे बने हुए बेरिंग। ये फ्रिक्शन लेस बेरिंग होती है। मतलब क्या है, ये फ्रिक्शन को मतलब घर्षण जो होता है उसको विरोध करने वाली बेरिंग मटेरियल्स होती है। सो इनके थ्रू जो बेरिंग्स बनाते हैं ये हमेशा फ्रिक्शन को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, विरोध करते हैं। इनको बनाने के लिए निकेल और क्रोमियम का यूज किया जाता है, जिससे हम लोगों को अभी के ज़माने की जो हम लोग जनरली इस्तेमाल में लाने वाले बेरिंग्स है वो मिलते हैं। इसके बाद हम लोगों को जो देखना है वो है सिंथेटिक मटेरियल यूज्ड इन बेरिंग। बेरिंग के अंदर जो भी सिंथेटिक मटेरियल्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं उसको बनाने के लिए, उनके बारे में जानकारी हासिल करने, मतलब बाकी के मटेरियल के अलावा भी जो सिंथेटिक मटेरियल्स है उनके बारे में जानकारी हासिल करनी है। सो विशेष प्रकार की जो बेरिंग्स है उनको बनाने के लिए इन सिंथेटिक मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। सिंथेटिक मटेरियल्स के अंदर या उनके इस्तेमाल से बेयरिंग की जो प्रॉपर्टीज है, गुणवत्ता जो है, उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस गुणवत्ता को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या उसमें वृद्धि कर सकते हैं। जनरली बेयरिंग को बनाने के लिए नीचे दिए गए जो भी सिंथेटिक मटेरियल्स है जो हम लोग देख रहे हैं लिखे गए हैं, वहाँ पे उन सिंथेटिक मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, लैमिनेटेड फिनोलिक्स हो गया, नायलॉन हो गया, टेफलॉन हो गया, ये सिंथेटिक मटेरियल्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं मोस्टली। सो जानते हैं प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक बियरिंग निर्माण के लिए अलग अलग टाइप के प्लास्टिक का यूज किया जाता है। बियरिंग बनाने में प्लास्टिक के यूज जो है उसके कुछ रीजंस है जो हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि प्लास्टिक के अंदर करोजन रस्ट को रेजिस्ट करने की ताकत सबसे ज़्यादा होती है, अच्छी होती है। फिर जब प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें वर्क करती है तो उनके अंदर जो आवाज़ है, साउंड जो जनरेट होता है वो सबसे कम जनरेट होता है। अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग शेप्स में आसानी से प्लास्टिक को हम लोग मोल्ड कर सकते हैं। सो अलग अलग शेप के बेयरिंग्स हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिसको लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। यह प्लास्टिक का एक मेन बेनिफिटेड पार्ट है। इसके लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल एज अ सिंथेटिक मटेरियल के तौर पे बेयरिंग्स बनाने में किया जाता है। फिर है लेमिनेटेड फिनोलिक्स। लेमिनेटेड फिनोलिक्स में कॉटन फैब्रिक्स, एस्बेस्टॉस या अन्य दूसरे जो भी मटेरियल है वो मटेरियल होते हैं जिन्हें आपस में जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए फिनोलिक्स रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है। रेजिन मतलब जोड़ने वाला सब्सटेंस, लाइक अ फेविकॉल, लाइक अ फेविस्टिक, इस तरीके का। ओके, तो रेजिन्स का इस्तेमाल करते हैं। फिनोलिक रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है उनको जोड़ने के लिए। लेमिनेटेड फिनोलिक्स जो है उसकी जो थर्मल कैपेसिटी है ये कम होती है। थर्मल मतलब हीट को सहन करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा मतलब हायर क्या है, स्ट्रेंथ है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा है। इसके अलावा झटका मतलब वाइब्रेशंस सहन करने की जो ताकत है या प्रॉपर्टी है वो भी सबसे अच्छी होती है। मतलब क्या है, झटका सहन करने की ताकत सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, तो इस लैमिनेटेड फिनोलिक्स में होती है, मटेरियल में होती है। या फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी सबसे ज़्यादा है। लेकिन इसकी एक खामी है क्या, तो ये जो
हीट होती है, हीट को वो क्या नहीं कर सकता है, तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। वो कैसे रहती है, उसकी थर्मल कैपेसिटी कम होती है। नेक्स्ट जो है ये है नायलॉन। नायलॉन का यूज लाइट लोड के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो बेरिंग्स है उनको बनाने के लिए किया जाता है। नायलॉन में सेल्फ लुब्रिकेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो है यह है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है, यह टेफ्लॉन ऐसा मटेरियल है जो कि केमिकल रिएक्शन को अपोज करता है, रेजिस्ट करता है, केमिकल रिएक्शंस को रेजिस्ट करता है। मतलब क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि वो इसीलिए हमारे प्लम्बिंग वर्क में इस्तेमाल में लाया जाता है। व्हाइट कलर की टेप होती है, हम लोग उसको टेफ्लॉन टेप बोलते हैं। तो टेफ्लॉन वही मटेरियल है, इसके लिए उसको प्लम्बिंग में इस्तेमाल में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ में कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उन केमिकल्स के साथ में रिएक्ट ही नहीं होता है, इसलिए उनके साथ में रिएक्शन नहीं होता है। सो टेफ्लॉन जो है ये केमिकल रिएक्शन से क्या रहता है, रेजिस्ट करने वाला रहता है, केमिकल्स को रेजिस्ट करने वाला मटेरियल है। इसका जो फ्रिक्शन रेशियो है ये सबसे कम है। मतलब क्या है, इसके साथ में फ्रिक्शन ना के बराबर होता है, तथा इसे हाई टेम्परेचर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह हाई टेम्परेचर पे काम कर सकता है, हाई टेम्परेचर में काम करने की इसकी कैपेसिटी है। सो टेफ्लॉन के इस्तेमाल से जो भी बेयरिंग्स बनाई जाती है, ये बेयरिंग लो लोड में काम करती है। ये लो लोड में काम करने वाली बेयरिंग्स होती है। इनके अंदर सेल्फ लुब्रिकेशन की प्रॉपर्टी होती है। सो बेयरिंग बनाते समय यूज की जाने वाली जो मेटल्स है उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो पहली, ये एंटी करोजिव होनी चाहिए, उसके अंदर जंग रोधी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब वो घिसाव को विरोध करने वाली। अगर प्रेशर बढ़ता है, लोड बढ़ता है अचानक से, तो उसके सहन करने की भार को, अचानक से बढ़ने वाला जो भार होता है उसको सहन करने की कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए। स्पीड को वो, मतलब स्पीड या गति जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके उसको बढ़ावा देने वाली प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए। मतलब क्या है, गति को विरोध नहीं करनी चाहिए, ऐसी प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए। मतलब फ्रिक्शन सबसे कम होना चाहिए, तभी गति को विरोध नहीं करेगी। मतलब क्या है, बेयरिंग सरफेस उसका अच्छा होना चाहिए। ये बेयरिंग की सतह से हीट को दूर रखने वाली या हीट को रेजिस्ट करने वाली कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए। हीट रेजिस्टिंग कैपेसिटी अगर हो तो बेयरिंग और अच्छी तरीके से वर्क कर सकती है। इसके लिए उनका मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है, ये मेल्टिंग टेम्परेचर पॉइंट भी कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे मेटल को वहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए अगर उसको ज़्यादा टेम्परेचर में काम करवाना है उस बेयरिंग को। तो फिर बेयरिंग की जो मेटल है उनके अंदर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हायर होनी चाहिए। मतलब अगर जल्दी वो कॉम्प्रेस होती है तो उसका मतलब वो अपनी जगह से निकल के बाहर आ सकती है, जिसकी वजह से बेयरिंग सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी, मशीन के पार्ट्स खराब हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। इसकी वजह से उसके अंदर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ये ज़्यादा होने चाहिए। मतलब अगर प्रेशर आता भी है तो वो कॉम्प्रेस नहीं होगा, या टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, टेम्परेचर अगर -डिग्री में चला जाता है तो भी वो कॉम्प्रेस नहीं होगी, अपनी जगह पे बैठी रहेगी। सो ये सभी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है। इसके बाद जो हम लोगों को देखना है वो है पर्पज ऑफ लुब्रिकेशन। नेक्स्ट जो है यह है पर्पज ऑफ लुब्रिकेशन। पर्पज ऑफ लुब्रिकेशन मतलब क्या है, लुब्रिकेशन करने के मेन उद्देश्य क्या है। बेयरिंग को फिसलने वाले पार्ट के
मिडल सेक्शन में बेरिंग के फिसलने वाले मतलब रोलिंग एलिमेंट जो होते हैं, या जहां पे बेरिंग के साथ में स्लाइड होने वाले जो पार्ट्स होते हैं, चाहे एंटी फ्रिक्शन बेरिंग की बात करें या फ्रिक्शनल बेरिंग की बात करें, तो उन पार्ट्स को घर्षण होने से, फ्रिक्शन होने से बचाने के लिए, जिसकी वजह से उन पार्ट्स का घिसाव और उनका खराब होना कम से कम किया जाए या उनकी लाइफ और अच्छी बढ़ाई जाए, इसके लिए क्या किया जाता है? लुब्रिकेशन किया जाता है। दूसरी बात लुब्रिकेशन करने की, तो बेरिंग की जो सरफेस है उनको रस्ट या फिर करोजन से बचाने के लिए या स्केलिंग से बचाने के लिए। तीसरा जो है पॉइंट लुब्रिकेशन करने की वजह का, तो बेरिंग के सरफेस पर पानी, धूल, इनसे या उन सरफेसेस को पानी और धूल से बचाव करने के लिए भी लुब्रिकेशन किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो जो डायरेक्टली कांटेक्ट करने वाले पार्ट्स है, तो उन डायरेक्ट कांटेक्ट करने वाले पार्ट्स के अंदर जो हीट जनरेट होती है, उस जनरेट होने वाली हीट की वजह से क्या होता है कि बेरिंग के पार्ट्स के ऊपर, मशीन के पार्ट्स के ऊपर उनका असर हो सकता है विथ बेरिंग। तो ऐसे समय पे बेरिंग भी खराब हो सकती है, मशीन के पार्ट्स भी डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो ये जो हीट होती है, उस हीट को कम करने के लिए या पूरी तरीके से निकालने के लिए लुब्रिकेशन जो है, ये लुब्रिकेशन किया जाता है। सो मोस्ट ऑफ ऑल बेयरिंग को लुब्रिकेशन करने के लिए ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है या फिर ऑयल की लेयरिंग की जाती है। डिपेंड होता है कहाँ पे उन बेरिंग्स को इस्तेमाल लाना है, कितने लोड में और कितने स्पीड में वो बेरिंग चलने वाली है, टेम्परेचर कितना है, ये सभी चीज़ें वहाँ पे वर्क करती है और इन्हीं के हिसाब से कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम वहाँ पे इस्तेमाल में लाना है, ये तय किया जाता है। सो बिकॉज ऑफ द लुब्रिकेशन, बेरिंग और बेरिंग के सपोर्टिव पार्ट जो है उनकी लाइफ भी बढ़ाई जाती है। इसके अलावा बेरिंग के साथ में जुड़े हुए मशीन के पार्ट्स की लाइफ भी बढ़ाई जाती है, क्योंकि बेरिंग की लाइफ बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली मशीन के पार्ट्स की लाइफ भी बढ़ जाएगी। आने वाली जो लागत होती है बेरिंग को, नए बेरिंग डालने की, वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो इन सभी वजह से बेरिंग के जो लुब्रिकेशंस है वो लुब्रिकेशंस किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेरिंग की रिफिलिंग मेथड देखी है, बेरिंग के मटेरियल्स देखे हैं, बेरिंग के केयर देखे किस तरीके से केयर किए जाते हैं, बेरिंग के सिंथेटिक मटेरियल्स के बारे में जानकारी हासिल की है। सो और लुब्रिकेशन करने की, बेरिंग को लुब्रिकेशन करने की क्या वजह है, इसके बारे में जानकारी ली थी। सो इसके अंदर पहले से अभी तक जो भी बेरिंग के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। बेरिंग किसके लिए इस्तेमाल में लाई जाती है? तो किसी भी मशीन के घूमने वाले पार्ट्स को सपोर्ट देने के लिए बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं। बेरिंग को शेप, लोड, फ्रिक्शन, इसके हिसाब से क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है। फ्लैट बेरिंग के स्लाइड करने वाले पार्ट्स को क्या करते हैं? सपोर्ट्स देने का काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने फ्लैट बेरिंग का यूज़ देखा अभी भी, बेरिंग बिल्डिंग के नीचे जहाँ पे वाइब्रेशंस हो सकते हैं या भूकंप आने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे वो फ्लैट बेरिंग इस्तेमाल में लाई जाती है। मशीन के घूमने वाले जो भी भाग होते हैं उनको सपोर्ट देने के लिए क्या किया जाता है? राउंड बेरिंग जो होती है या बॉल बेरिंग जो होती है उनका इस्तेमाल करते हैं। जर्नल बेरिंग को रेडियल बेरिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जर्नल बेरिंग को शाफ्ट के एक्सिस से
परपेंडिकुलर फिट किया जाता है। थ्रस्ट या कॉलर बेरिंग जो है घूमती हुई शाफ्ट को, गोल गोल घूमने वाली शाफ्ट को अगर वर्टिकल कंडीशन में सपोर्ट देना है तो थ्रस्ट बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं। फ्रिक्शनल बेरिंग में बेयरिंग की शाफ्ट, फ्रिक्शनल बेरिंग में बेरिंग की जो शाफ्ट होती है, ये शाफ्ट बेरिंग के अंदर, मतलब बेरिंग का सिलेंड्रिकल जो सरफेस होता है उस होल के अंदर घूमती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। इसीलिए जो सॉलिड बेरिंग्स है उनको बनाने के लिए कास्ट आयरन का यूज किया जाता है। सेल्फ अलाइन बुश बेरिंग का यूज उन जगहों पे किया जाता है जहां पार्ट हाई स्पीड पर चलाने की रिक्वायरमेंट होती है या आवश्यकता होती है, हाई स्पीड पे चलाए जाते हैं, जिसकी वजह से अगर कहीं पे मिस अलाइनमेंट हो जाए शाफ्ट की तो वो खुद ब खुद बेरिंग उस मिस अलाइनमेंट को अलाइनमेंट में कन्वर्ट कर देती है। सो फ्रिक्शन लेस बेरिंग्स या जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी फ्रिक्शन बेरिंग का यूज जो है वो शाफ्ट को फ्रिक्शन की वजह से जो भी क्षति पहुंच सकती है वो क्षति से बचाने के लिए एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या है कि शाफ्ट का डायरेक्टली कांटेक्ट जो है वो हब के साथ में नहीं होता है, उनके बीच में बेरिंग बिठाई जाती है, इसलिए उसको हब को क्या कहते हैं, बेरिंग हब कहा जाता है। सो जिसकी वजह से शाफ्ट का डायरेक्ट कांटेक्ट होता नहीं है, जो कि फ्रिक्शनल बेरिंग में डायरेक्ट शाफ्ट का कांटेक्ट पार्ट के साथ में आता है, तो एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में शाफ्ट का डायरेक्टली कांटेक्ट मशीन पार्ट के साथ में नहीं होता। सो जो फ्रिक्शन बेरिंग्स है उसके अंदर रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं, केजेस होती है, रेसेस होते हैं, रेसवेज होते हैं। दो तरीके के रोलिंग एलिमेंट्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं जैसे कि बॉल और रोलर्स। रोलिंग एलिमेंट्स के जो सरफेसेस है उनको ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग किया हुआ रहता है। एंटी फ्रिक्शन बेरिंग का जो सिलेक्शन होता है उनके ऊपर जो वर्क करने वाले फोर्सेस होते हैं, लोड होता है, उनके डायरेक्शन पे उसका सिलेक्शन होता है। सो बॉल बेरिंग में इनर रेस के ऊपर और आउटर रेस के अंदर पूरे सरफेस में ग्रूव्स बने हुए रहते हैं जिनको कहा जाता है रेस वेज। ऐसे ऐसे स्थान या ऐसी जगह जहां पर हेवी लोड चारों ओर से बन रहा है वहां पे सिंगल बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है अगर हम लोग बात करें तो सिंगल रोलर और डबल रोलर, तो डबल रोलर बॉल बेरिंग जो है उस डबल रोलर बॉल बेरिंग के जो रिंग्स होते हैं उनके अंदर दो ग्रूव्स या रेसवेज बने हुए रहते हैं। सेल्फ अलाइन बॉल बेरिंग का यूज जो है, इन सेल्फ अलाइन बेरिंग का यूज जर्नल लोड को उठाने के लिए किया जाता है। जर्नल लोड मतलब शाफ्ट के ऊपर आने वाले लोड को संभालने के लिए सेल्फ अलाइन बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं। एंगुलर कांटेक्ट बेरिंग एक्सियल थ्रस्ट के साथ में रेडियल थ्रस्ट को सहन करने की ताकत रखती है। थ्रस्ट बॉल बेरिंग जो वर्टिकल फोर्सेस होते हैं या लोड्स होते हैं, उन वर्टिकल फोर्स और लोड को सहन करने की ताकत रखता है, लेकिन ये रेडियल लोड सहन नहीं कर सकता। रोलर बेरिंग जो होती है उनके अंदर जो खांचा बना हुआ रहता है या रेसवेज बना हुआ रहता है, ये खाली इनर रेस में ही बना हुआ रहता है और आउटर रेस मोस्टली फ्लैट रखा जाता है या उसको अलग से शेप दिया जाता है एडजस्टमेंट के लिए। बैरल रोलर बेरिंग में जो रोलर्स होते हैं वो ड्रम के आकार के होते हैं। नीडल रोलर बेरिंग में नीडल
जो रहती है ये नॉर्मल रोलर की तरह होती है, लेकिन डायमीटर में सबसे कम होती है और लंबाई में उससे ज़्यादा। सो इन रोलर्स का डायमीटर 2 से 10 मिलीमीटर तक रखा जाता है। टेपर रोलर बेरिंग का यूज ऐसे स्थानों पे किया जाता है जहां पे एक्सियल थ्रेस्ट और रेडियल थ्रेस्ट जो है, अगर उनकी तुलना की जाए तो एक्सियल थ्रेस्ट जो होता है रेडियल लोड की अपेक्षा में ज़्यादा होता है। ऐसी जगहों पे टेपर रोलर बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं। कास्ट आयरन से बनी हुई बेरिंग जो है ये कम स्पीड और लाइट वर्क में इस्तेमाल में लाई जाती है। बेयरिंग को बाहर निकालने के लिए पुलर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी। बेयरिंग को फिट करने के लिए प्लमर ब्लॉक हाउसिंग इस्तेमाल में लाया जाता है। सो बेयरिंग जो है मोस्ट ऑफ ऑल मशीन्स के ऊपर या शाफ्ट को जब सपोर्ट देने की बारी आती है तो उसके लिए प्लमर ब्लॉक जो होता है, प्लमर ब्लॉक हाउसिंग इस्तेमाल की जाती है। बेयरिंग हाउसिंग बेयरिंग को सपोर्ट देने के लिए या सपोर्ट देती है। बेयरिंग हाउसिंग बेयरिंग को सपोर्ट देती है और शाफ्ट को सही जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन देने का काम करती है। जब अलग अलग एक्सिस से बेयरिंग के ऊपर लोड आता है तो इसे लोडिंग कहते हैं। और बेयरिंग के खराब हो जाने पर उसको दोबारा सही काम करने लायक बनाने की जो मेथड है उसको क्या कहा जाता है, तो रीफिलिंग मेथड कहा जाता है। ऐसे इस प्रकार से हम लोगों ने बेयरिंग के साथ में जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स यहाँ पे देख लिए हैं। सो थैंक यू वेरी मच बॉयज फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। यहाँ पे हमारा बेयरिंग जो है ये बेयरिंग लेसन जो है ये कंप्लीट होता है।